हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस आरतानी एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th गुजरात बोर्ड का इकोनॉमिक्स और ये वीडियो है चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 का नाम था ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। इसका जो पार्ट 1 मैंने डाला है उसमें हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1.1 1.2 को पूरा समझ लिया है, सिवाय एक चीज़ के, वो है आपका पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम से आज हम शुरुआत करेंगे। पाई डायग्राम, फिर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इतना हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। आपको अगर फर्स्ट पार्ट इसका देखना है, मैं पिन कर दूंगी आई बटन में, आप जा कर के देख सकते हैं। और होपफुली अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए। चलिए शुरुआत करें इस पर्टिकुलर वीडियो की। तो लास्टली हमने कंप्लीट किया था कि बार डायग्राम को जब हम ड्रॉ करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें कंसिडर करनी है। अब हम आज शुरुआत करेंगे पाई डायग्राम से। एक सर्कल को डिग्रीज में बांट देना, उसी को अपने बोलते हैं पाई डायग्राम। अगर पूरा सर्कल को आप एक पूरा एंटायर डेटा मानते हैं तो डेटा के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो आप उस सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड करके। और ये जो पार्ट्स हैं ये डेटा से प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब डेटा में अगर मान लीजिए कोई चीज़ बहुत कम है तो वो उस सर्कल में भी बहुत छोटे एरिया में दिखाई जाएगी। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो वो उस सर्कल में भी बहुत ज़्यादा दिखाई जाएगी एरिया वाइज, और पाई डायग्राम बन जाएगा। पाई डायग्राम सेम डेटा के लिए बन सकता है जिसके लिए बार डायग्राम भी बन सकता है। ठीक है, दोनों बन सकते हैं एक ही सिमिलर टाइप ऑफ डेटा के लिए। एंटायर सर्कल जो है वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। एंटायर डेटा भी 360 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करेगी। ये जो हम सेक्शन और डिविजन्स बनाते हैं ये हम बनाते हैं प्रोपोर्शनल, जैसे हमने बताया। कहने का मतलब जो पूरी डेटा है उसके सब डिविजन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शनेट डिग्रीज में। मतलब जितना वहाँ डेटा है उतना ही यहाँ पर डिग्री होगा। इसको बोलेंगे पाई चार्ट। ये पर्टिकुलर इसका एक आपका फॉर्मूला है। डिग्री इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। यहाँ पर 360 डिग्री भी आता है जो वो लोग मेंशन करना भूल गए हैं। एग्जाम्पल दिया है, एक स्टूडेंट अपना पॉकेट मनी कैसे अलग अलग आइटम्स पे बताता है। तो सपोज कर लीजिए उसका पॉकेट मनी है कुल मिला करके 100 रुपीज़। उसमें से उसने बुक्स पे 20 रुपीज़ लगाए, स्टेशनरी पे 5 रुपीज़, ऐसे करते करते उसने काम किया। आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया जाएगा, आइटम और परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड, सिर्फ इतना दिया जाएगा। ये कैलकुलेशन ऑफ डिग्रीज आपको अपने आप से करना है। तो और हाँ, ये टोटल भी आपको शायद अपने आप से ही करना पड़े, कई बार दिया जाता है कई बार नहीं भी दिया जाता। अब इस 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिग्रीज के साथ और डिवाइड कर देंगे टोटल के साथ, जो यहाँ पर बताया हुआ था। अगर इसको हम लिख करके आपको समझाएं यहाँ पर, तो 20 डिवाइड बाय जो आपका टोटल है वो क्या है 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज, तो आपका ये फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। सब में सेम करना है पर वैल्यूज बदल जाएंगी। सेकंड वाले में 5 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 100, थर्ड वाले में 30, ऐसे करते करते बढ़ते जाएगा। इनको जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो इन सब की डिग्रीज जो है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। जैसे 20 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 72 डिग्री। इस तरह से सब आ जाएगा। एक चीज का अपने को ध्यान रखना है, इन डिग्रीज का टोटल कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। इन सबको अब आपको जो है प्लॉट कर देना है पाई डायग्राम में। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज देखिए, उसने सबसे ज्यादा किस पे खर्चा करा था, फूड पे और ये फोन वाली कैटेगरी पे। तो आप ध्यान अगर देंगे ना तो फूड वाला जो है जो कि ब्लैंक है, और जो आपका फोन कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस वाला है वो ये है डॉटेड वाला। यानी ये दो कैटेगरीज इक्वल होंगी और सबसे बड़ी होंगी। जो सबसे कम उसने खर्चा करा स्टेशनरी पे, तो वो स्टेशनरी जो है वो ये वाला सबसे कम होगा। तो कहने का मतलब प्रोपोर्शनल एरिया वो लोग लेते हैं। कौन कौन सी चीजें हमको कंसीडर करनी है पाई डायग्राम ड्रॉ करते टाइम। सबसे पहला, सर्कल में 360 डिग्रीज होती है। दूसरा, ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये वैल्यू से प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और इसीलिए आपको जो वैल्यू है वेरिएबल का उसको टोटल से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 360 से। साथ साथ में जब आप इन सब का आंसर निकाल करके प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए 360 ही आना चाहिए। अगर आप सेम डेटा को अलग अलग टाइम पीरियड्स या रीजन्स में
कंपेयर करना चाहते हैं तो 2 पाए ग्राफ्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे साइड बाय साइड। एक जगह पर एक कर लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट का पॉकेट मनी का खर्चा बताया है एक साल में। मान लीजिए आप ये वाला डेटा जो है 2021 का है और आपको 2022 का भी दिखाना है, तो आप 2 पाई डायग्राम्स एक साथ ड्रॉ करेंगे। सिंपल सी बात है। जो डेटा सेट है जिसमें स्मॉलर वैल्यू आ रही है तो आपका सर्कल में उसके लिए छोटी जगह होगी, और जिसमें लार्जर साइज आ रही है तो सर्कल में उसके लिए बड़ी जगह होगी। सिंपल सी बात है। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देखें तो ग्राफ्स का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में बार बार होता है। स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला है टाइम सीरीज ग्राफ, फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है, क्लासेस वाला, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे वाली जो होती हैं उनके लिए 4 और हैं ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये सब एक एक करके 11th में पढ़ चुके हैं हम लोग। और थर्ड वाला आता है लॉगरिथमिक ग्राफ्स। फिलहाल हमारे सिलेबस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम सीरीज ग्राफ है जिसको अब हम पढ़ेंगे। टाइम सीरीज ग्राफ की बात करें तो ट्रेड साइकिल में या इकोनॉमिक एक्टिविटी की साइकिल में, ट्रेड साइकिल क्या होता है ये पता है, बूम, रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये सब ट्रेड साइकिल के टाइप्स हैं, मतलब टर्म्स हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में या ट्रेड साइकिल में छोटे टर्म के या बड़े टर्म के रेगुलर या इरेगुलर चेंजेस आते ही रहते हैं। कोई चेंजेस ऐसे होंगे हमको पता होगा कि हाँ ये चेंज आने वाला है, कोई ऐसे होंगे जो हमको नहीं पता होंगे। ये जो ट्रेंड्स हैं इन सब चेंजेस के, इनको हम कैसे पता लगाते हैं कि कब क्या चेंज आया, फिर वापस अगले साल वही चेंज आया, तो इसको बोलेंगे ट्रेंड। इसको आप हेल्प जो है पढ़ सकते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स के ज़रिए। जब इन चेंजेस के लिए ग्राफ ड्रॉ होते हैं, जैसे वेरिएबल और टाइम पीरियड वाले ग्राफ जो बनते हैं, ऐसे ग्राफ्स को अपने बोलेंगे टाइम सीरीज ग्राफ। क्योंकि हमारे सिलेबस में बाकी के सारे टाइप्स हैं नहीं, इसीलिए वो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुए। सिंपल सी बात है। लास्ट जो टॉपिक आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो है आपका इकोनॉमिक्स की स्टडी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग रह रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी की एरा में, और हम इस टेक्नोलॉजी को अपने डेली लाइफ्स में भी यूज़ करते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए। साथ साथ में जब कभी हम लोग किसी अननोन रोड पे जा रहे हैं तो गूगल मैप्स यूज़ कर लेते हैं, गुड्स परचेज करने के लिए, बिल्स पे करने के लिए, टिकट्स खरीदने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एजुकेशन में भी यूज़ हो रही है, जैसे अभी मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स एक आर्ट और साइंस है जिसमें ह्यूमन बींग्स का हर दिन का बिहेवियर हम पढ़ते हैं। सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही नहीं, सोसाइटी का भी, स्टेट का भी, ये सब सारे बिहेवियर टाइम के साथ बदलते रहते हैं, वो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। इसीलिए जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, हमारी जो आम जिंदगी है, साथ साथ में लोग जो हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको अपने आप को अपडेट करते रहना बड़ा ज़रूरी है, और टेक्नोलॉजी इसमें हमारी मदद करती है। डिजिटल टूल्स जो हम लोग इकोनॉमिक्स की स्टडी में बार बार यूज़ करते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कोई भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, उसको पता होगा कि कंप्यूटर होता क्या है। हमने कंप्यूटर को यूज़ किया होगा हमारे स्कूल्स में, कभी कभी हम लोग अपने, कई लोगों ने घर पे भी किया होगा, और आजकल तो स्मार्टफोन भी कई सारे फंक्शंस कर देते हैं कंप्यूटर वाले ही। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी में भी। कैसे कर सकते हैं वो देखें। सबसे पहला है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। जो भारी भरकम और उलझी हुई डेटा है, जो डिफ़िकल्ट थियरीज़ हैं इकोनॉमिक्स की, उनको आप बड़े आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी पीपीटी प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। एग्जाम्पल है, मान लीजिए पूरा बजट जो है, उसका पूरा टॉपिक 3 स्लाइड में आपने हाईलाइट कर दिया। कोई जो है, जो आपके अकाउंट्स है बजट में, उनके जो मीनिंग्स हैं वो सब आप बता सकते हैं। दूसरे वाले में आप बजट के कंटेंट्स डाल सकते हो और कैसे उसको प्रेजेंट करते हो वो बता सकते हैं। थर्ड स्लाइड में बजट के ट्रेंड्स और हमारे कंट्री में कैसा, अम, हमारे कंट्री का आप एक्चुअल बजट जो है वो दिखा सकते हैं, जो अभी रिसेंटली आया भी निर्मला जी के थ्रू। एक्सेल वर्कशीट्स दूसरा हम बना सकते हैं अपने कंप्यूटर के ज़रिए। इकोनॉमिक्स में बहुत सारा डेटा होता है,
हमें पता है इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स गो हैंड इन हैंड, एक साइकिल के दो पहिए हैं। वो साइकिल अगर आपकी इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्था है, तो पहला पहिया होगा आपका इकोनॉमिक्स और दूसरा पहिया होगा आपका स्टैटिस्टिक्स। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है। रिसर्चर्स कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस उनके पास डेटा में होते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया की, वो कितने नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस करती हैं, तो आपके पास हजारों में संख्याएं आ जाएंगी। इस डेटा को आपको एक्सेल शीट में डालना पड़ेगा। ऐसे आप डालेंगे सॉरी, तो डेटा प्रोसेस भी हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला आप डालिए, एक एक क्लिक पे सब कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल है, उसमें से आप सम टोटल निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्सेल शीट बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। हम अलग अलग फिगर्स भी निकाल सकते हैं, मीन मीडियन मोड, जो भी आपको चाहिए उस डेटा के लिए आप निकाल सकते हैं। थर्ड जो आते हैं वो है आपके डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ये कंप्यूटर में बहुत से ऐसे हमारे प्रोग्राम्स हैं जिनके ज़रिए हम डायग्राम्स और ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं, और ये इकोनॉमिक्स में बहुत बार यूज़ भी होते हैं। सिंपल ड्राइंग टूल्स हैं वर्ड फाइल में, जिससे आप सिंपल फ्री हैंड फिगर्स, जैसे मान लीजिए नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड या सप्लाई कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सेल शीट नॉर्मली हर तरह के डायग्राम और ग्राफ को प्लॉट कर देता है। जो भी हमने एंटर करा डेटा, उसके लिए ग्राफ या डायग्राम बन जाता है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसको करने के लिए कौन सी फॉर्मूला है और कौन सा कमांड हमको कंप्यूटर में प्रेस करना है। फिर आती है बात स्टोरेज टूल्स की, कि हमने बहुत सारा स्टडी मटेरियल यूज़ कर लिया इकोनॉमिक्स में। ये मटेरियल काम का होता है इकोनॉमिक्स की हायर स्टडीज़ में या रिसर्च के लिए। तो इसको सेव करने के लिए हमको या तो फिजिकल नोटबुक्स या बुक्स चाहिए। इस मटेरियल को खोने का भी डर हो सकता है आपकी बुक्स जो है वो ख़राब हो जाएँ, गीली हो जाएँ, कीड़े मकोड़े आ जाएँ। लेकिन इस सारे मटेरियल को आप कंप्यूटर में सेव इजीली कर सकते हैं। साथ साथ में आप इसको हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में डाल करके कहीं पर भी ले जा भी सकते हैं। ईमेल, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव या डिजी लॉकर में डाल करके आप इसको पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल्स को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं हमेशा के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए। फिर आती है बात अदर टूल्स की। कुछ ऐसे भी टूल्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे SPSS, शाज़ाम, ई-व्यूज़, SAS, ये सब डेवलप किए गए हैं ताकि हमारे जो लैक्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम प्रोसेस कर सकें मिनटों के अंदर, राइट फार्मूला डालने के बाद। ऑब्वियसली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऐसे प्रोग्राम्स को खरीदते हैं। ये प्रोग्राम्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि ग्रिटल, PSPP, आर, ये सब जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंटरनेट के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल ये जो फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, ये स्मार्टफोन और टैबलेट पे भी उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। कॉशन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये है। सबसे पहला, कंप्यूटर आपकी स्टडी में हेल्प कर सकता है, खुद कोई स्टडी मटेरियल नहीं है। ये आपको जो स्टडी को पढ़ने, मतलब पढ़ने का जो प्रोसेस है उसको आसान और तेज़ बना सकता है, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब अगर आप बोलें कि मेरी जगह मेरा कंप्यूटर एग्ज़ाम दे दे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है एग्ज़ाम देने में, कि आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। अगर आप राइट कमांड्स यूज़ नहीं करेंगे कंप्यूटर में, तो आपका मटेरियल कहीं न कहीं खो भी सकता है। आप इनकरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे या डेटा प्रोसेसिंग इनकरेक्ट हो जाएगी अगर आपको सही फॉर्मूला या कमांड का पता नहीं है तो। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट एक दूसरी फैसिलिटी है जो अगेन डिजिटल टेक्नोलॉजी से ही हमको आती है, जो हम बहुत समय से यूज़ करते आ रहे हैं। इंटरनेट को इकोनॉमिक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये इस चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसके ज़रिए हम ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं। कुछ ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं जो PPTs रखती हैं, स्टडी मटेरियल्स रखती हैं, साथ साथ में वर्कशीट्स रखती हैं। ओपन एक्सेस लिंक होती है, मतलब उस लिंक पे करिए क्लिक, आप कहीं कोई भी उस लिंक पे क्लिक करके उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। ऐसे प्रेजेंटेशंस या ट्यूटोरियल्स को हम देख सकते हैं। दूसरा है एक्टिव लर्निंग, जैसे जो अभी हमारा चल रहा है,
कुछ वीडियोस हो सकते हैं लेक्चर्स के एक्सपर्ट्स के ज़रिए, ऑल्दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट दैट लेवल। एक्सपर्ट्स जो हैं ओपन एक्सेस साइट्स पे जैसे यूट्यूब हो गया या कोई भी वेबसाइट हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसा काम करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस लाइव लेक्चर्स भी देते हैं, ऑन वन एंड वन पढ़ाते भी हैं स्टूडेंट्स को। इन वेबसाइट्स पे हम रजिस्टर कर सकते हैं, उनके लेक्चर्स को सुन सकते हैं, जैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं वैसे ही हम सुन सकते हैं। एग्जाम्पल है इकोनॉमिक्स में या बाकी के सब्जेक्ट्स में लेक्चर इनके दिए जाते हैं। थर्ड नंबर है रीडिंग मटेरियल। बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं फ्री में। इनमें से जैसे कुछ गुड रिसर्च आर्टिकल्स हो गए, अच्छे खासे रिसर्च के आर्टिकल्स, जर्नल्स की कॉपीज़, ये भी यहाँ पर अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए। कुछ आर्टिकल्स, बुक्स और जर्नल्स हम लोग को पे करके पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे हमको एक्चुअल एनुअल फ़ीस देनी पड़ती है और फिर हम 1 साल के लिए उनकी बुक्स को क्या बोलते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलेंगे ई-बुक्स या ई-जर्नल्स। इलेक्ट्रॉनिक, ई मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आती है इन्फॉर्मेशन। सिंपली आप सर्च करिए किसी भी चीज़ के बारे में, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कौन सी यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ़र कर रही है या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है, आप इंटरनेट की मदद से, गूगल की मदद से ले सकते हैं। मिसेलेनियस देखें तो हम कई ऐसे ग्रेट इकोनॉमिस्ट्स रहे हैं जिनके कोट्स हम पढ़ सकते हैं, उनके रेफरेंस बुक के नाम पढ़ सकते हैं इंटरनेट के सर्च इंजन पे जाकर यूज़ करके। डेटा हम लोग निकाल सकते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत सारा सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल है बजट जो है गवर्नमेंट का, बैंकिंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कितना हुआ हमारे कंट्री में, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ है। बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जिनका डेटा हम यूज़ करते हैं बजट बनाते टाइम। ये डेटा हम ऑथेंटिक वेबसाइट से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल है बैंकिंग के लिए अगर आपको निकालना है तो ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीआई का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए निकालना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है सरकार की, उसकी वेबसाइट है। बजट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लीजिए। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं सरकार की जहाँ से हमको ऑथेंटिक डेटा मिल सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज भी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, ये भी डेटा इकट्ठा करते हैं और पब्लिश करते हैं। एग्जाम्पल है CSO, NSSO, WHO, UNO, CMI, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक। ये सब आपका ऑथेंटिक डेटा जो रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च कर करके निकाला है, वही उसको ही ऑथेंटिक डेटा बोलते हैं और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज उसको पब्लिश करती हैं। हम जब इंटरनेट को एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ का ध्यान देना है वो देखें तो कंप्यूटर की तरह ही इंटरनेट भी सिर्फ़ एक टूल है, एक हमारा हेल्पिंग हैंड है। ये बुक्स और टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है, या हमारी थिंकिंग और रीज़निंग को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। हम कई बार ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अगर सारी चीज़ें गूगल से या विकिपीडिया से पढ़ी जा सकती हैं तो संसार में टीचर्स का क्या काम है? लेकिन आप खुद ये बात देखिए, जो काम टीचर्स कर सकते हैं वो काम गूगल या विकिपीडिया नहीं कर सकते। बहुत सा ऐसा मटेरियल है, कई बार सब स्टैंडर्ड मटेरियल मतलब क्या? जो रेलेवेंट नहीं होता या जिसकी पहुँच वहाँ तक नहीं होती जहाँ तक आपको चाहिए, तो वो नॉलेज आपको कौन दे सकता है? बुक्स या टीचर्स ही दे सकते हैं। कई बार इन्फॉर्मेशन गलत होता है, मिसलीडिंग या इर्रेलेवेंट होता है। इर्रेलेवेंट का मतलब आप सर्च कर रहे हैं वेस्ट लेकिन आ रहा है ईस्ट, तो ये इर्रेलेवेंट सी बात हो गई। प्लेजराइज्ड आर्टिकल्स होते हैं, मतलब आपके आर्टिकल्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉपीड हैं या आपके लिए सही नहीं है, आपको इन सब को अवॉइड करना चाहिए। रीडर्स के पास विज़डम होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि ये ऑथेंटिक मटेरियल को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, इसको आइडेंटिफ़ाई कर पाना रीडर्स के हाथ में होना चाहिए। सिर्फ़ ऑथेंटिक वेबसाइट्स को ही रेफ़र करना चाहिए, अदरवाइज़ आप मिसलीड हो जाएँगे, मतलब आपको जाना कहीं और था, लेकिन आप पहुँच कहीं और जाएँगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है डेटा सीडीज़ यानी कॉम्पैक्ट डिस्क्स। ये नॉर्मली बुक्स के लास्ट में भी दी जाती हैं, सीडी जो होती है, और ये आपको कई सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज भी देती हैं। हम लोगों को ये नॉर्मली कंप्यूटर में सीपीयू में भी एक होता है ना सीडी को इंसर्ट करने का,
या तो पहले वीसीडी और एलसीडी चलते थे वो सब। कुछ अथॉरिटीज़ और एजेंसीज हैं जैसे लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट एजेंसी, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और पब्लिश करते हैं, और जो इन्होंने डेटा निकाला वो इस पूरे डेटा को कॉम्पैक्ट डिस्क में डाल देते हैं और इनको बेचते हैं रिसर्चर्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। अच्छा, ये जो डेटा ये किस बारे में है? माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मतलब पूरे इंडिया के ऊपर, ठीक है। ये सीडीज जो हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं अपने स्टडी के लिए। कुछ जो सीडीज हमारे इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं वो है आपका नेशनल इनकम अकाउंट ऑफ इंडिया का सीडी, सेंसस ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी मिनिस्ट्री हमारे इंडिया में उसका डेटा का सीडी, जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री का स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होगा, उसने उसकी सीडी बनाई रखी होगी। कुछ एजेंसीज हैं जैसे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सीएमआईई, वो भी सॉफ्टवेयर डेटा का बनाती हैं जो आप खरीद सकते हैं। पर कौन खरीद सकता है? सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेशन। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। डेटा सीडी को यूज़ करने में क्या तकलीफ है? क्योंकि डेटा सीडी और सॉफ्टवेयर में बहुत सारा डेटा होता है, तो कॉम्प्लिकेट है ये, मतलब आपके लिए बहुत उल जुलूल वाला काम हो जाएगा इसको यूज़ करना। बहुत सी शीट्स होती हैं सीडी में, और उनमें से कैसे आप रेलेवेंट डेटा निकालें, क्या सर्च करें और कैसे निकालें, ये इसके बारे में एक इंसान के पास नॉलेज होना चाहिए, तभी वो इस सीडी को यूज़ कर सकता है। चैप्टर पूरा हो गया, होपफुली समझ आ गया होगा। प्लीज़ इस चैप्टर का पार्ट 1 भी देखिएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शंस में जा कर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।